मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जाए जांच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए दिए दिशा निर्देश। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का देना होगा ब्यौरा। संसद की कार्यवाही आज तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण हुई बाधित। राज्यसभा में कल निलंबित हुए 12 सदस्यों के मुद्दों को लेकर कार्रवाई हुई थी स्थगित। और सीमा सुरक्षा बल आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। देश के दुर्गम रेगिस्तान, नदी घाटियों और ठंडे प्रदेशों में सीमा सुरक्षा बल करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे हमें बहुत सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच जरूर की जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिना किसी की जांच किए उसे बाहर न आने दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर शासन की ओर से जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, गोरखपुर, झांसी, मेरठ में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार द्वारा दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से देश में आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश 1 दिसंबर यानी आज से प्रभावी होंगे। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना होगा। जोखिम श्रेणी में आने वाले 12 देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट के रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्री की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो भी उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। 8वें दिन फिर टेस्ट करवाना होगा और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो भी अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कल निलंबित हुए 12 सदस्यों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर ढोंग करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। विपक्ष को सदन में आकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए, न कि हंगामा कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहिए। गांधी पे कॉल के वो पूज्य महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना ये तो बहुत हास्यास्पद है। इट इज रिडिकुलस एंड नकली गांधी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो।
प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी शिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में काशी क्षेत्र के 15 जिलों के 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से एक अच्छे विद्यालय का निर्माण किया जाता है, उसी तरह शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संस्थानों से निकलने वाले छात्र देश में आगे चलकर महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा आने वाले परिणाम में टॉप 20 छात्रों के विद्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। काशी क्षेत्र में हमारे संगठनात्मक 15 जिले आते हैं और 15 जिलों से लगभग 1500 शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने आज के इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। हमारा सम्मेलन बहुत इस माने में जो है सफल रहा है कि माननीय केशव मौर्य जी ने कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में कैसे संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, इसका प्रयास हमें करना है। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार देने के मामले में किसी भी तरह की अनियमितता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि भर्तियों के मामले में चाहे जिस विभाग में भर्ती हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई है, हमने ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लगातार हमारी पुलिस जांच कर रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा, चाहे सरकारी तंत्र का हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो या परीक्षा से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच हुए युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एकीकृत एजेंसी के तौर पर किया गया था, ताकि इस फोर्स की बदौलत भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में बीएसएफ की 188 बटालियन है और ये 6385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती हैं, जो दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिम आच्छादित प्रदेशों तक फैली हैं। इस स्थापना दिवस के मौके पर परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में संपूर्ण भारत की कला संस्कृति के प्रतीक बनकर उभरे भारत महोत्सव 2021 का कल देर रात कांशीराम स्मृति उपवन में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगन्नाथपुरी के प्रधान पुजारी स्वामी मधुसूदन सिंगारी और विशिष्ट अतिथि अयोध्या धाम के महंत आचार्य बाल मुकुंद महाराज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत महोत्सव के रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम की वंदना से हुई। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित इस प्रस्तुति के उपरांत पुरी डांस एकेडमी उड़ीसा से आगत कलाकारों सावित्री महापात्रा, अंकिता अनुगमन, सौभागिनी वर्णाली और विदुरता ने दक्षिण भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के अंतर्गत गीत गोविंद की मनोरम अवतरणा की। इसी क्रम में इन कलाकारों ने नवदुर्गा और लक्ष्मी परिस्थितियों में माता दुर्गा के 9 रूपों और माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान अपने नृत्य से किया। बहुत अच्छा लगा। पेड़ और पौध, इसको जो पर्यावरण है उसको हमको सुरक्षा देने के जो प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए हमको इस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और जो हस्तशिल्पी जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिसंबर को गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के सहायक निदेशक अभियांत्रिकी शैलेश शरण शुक्ल ने बताया कि अर्थ स्टेशन तैयार हो जाने से स्थानीय स्तर पर तैयार कार्यक्रम देश और दुनिया में सीधे डीटीएच के माध्यम से देखे जा सकेंगे। सीधा प्रसारण शुरू होने से यहां के क्षेत्रीय कलाकारों एवं रंगकर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। दिनांक 3 दिसंबर को दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण प्रस्तावित है, जो माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से होना है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है और अर्थ स्टेशन के आ जाने से
गोरखपुर दूरदर्शन, गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल, भोजपुरी भाषी क्षेत्र, ये पूरे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ के जो भी कार्यक्रम हैं, जो अभी स्थानीय और बहुत छोटे स्तर पर देखे जाते रहे हैं, वो यहाँ से कार्यक्रम सीधे सैटेलाइट को अपलिंक किए जाएंगे और दूरदर्शन गोरखपुर के रूप में उसको जहाँ तक भारत भर में DTH प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वहाँ तक देखे जाएंगे। कानपुर में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन और RDSO टीम ने कानपुर मेट्रो का सुरक्षा परीक्षण पूरा कर लिया है। यह परीक्षण 19 नवंबर से शुरू किया गया था और 27 नवंबर को पूरा कर लिया गया है। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर IIT कानपुर स्टेशन से मोती झील स्टेशन तक कानपुर मेट्रो प्राथमिकता खंड के संचालन के लिए RDSO द्वारा अंतरिम गति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि कानपुर के निवासियों को ये नई मेट्रो ट्रेनें बहुत जल्द व्यावसायिक उपयोग के लिए मिल जाएंगी। सोनभद्र जिले के तीरा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आयोजित इस स्पर्धा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विभिन्न खेलों से जुड़े युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री संजीव कौर ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रहता है, बल्कि पिछड़े अंचलों में उभरते खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी देखने का अवसर मिलता है। आयोजन में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित ग्रामीण अंचलों से जुड़े कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हो गई। बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सहित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी अधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर में 70 एकड़ में वाटर प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी, पानी की आवश्यकता के लिए लगने वाले उपकरणों के रखरखाव पर मंथन किया। राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर ट्रस्ट ने एक रोड मैप तैयार किया। ऐसे हम निर्माण काम को आगे गति देने वाले हैं। आगे 65 एकड़ के विषय में विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। उसका साइट प्लान कैसा होगा, उसमें निर्माण की प्रक्रिया को कैसे गति दी जाए, क्षेत्र में अभी जो काम चल रहा है उसके लिए सामान रखे हैं, उसके अलावा पिलग्रिम फैसिलिटी कैसे बनाई जाए, जो यात्री जो आने वाले हैं उनके विषय में सुविधाएं कैसे जुटाई जाए, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है। अब उस पर अगली बैठक तक अंतिम रूप दे करके आप लोगों को विस्तृत, और आपको दिसंबर 2023 तक निश्चित रूप से भगवान का दर्शन गर्भ स्थान जहां भगवान का जन्म हुआ है उस स्थान पर सबको मिलेगा, सभी श्रद्धालु। एकड़ परिसर में अग्निशमन, फायर फाइटिंग, इसकी क्या व्यवस्था हो, उसके विशेषज्ञ लोग आए थे। इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे, अगर लोग गाड़ियों से आएंगे तो गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? तो गाड़ी के पार्किंग किन सड़कों पर समाज का, जनता का कितना भार रहेगा, लोड। 50,000 लोग किस सड़क पर ज्यादा चलेंगे, तो इसको चलकर देखा गया है। हवाई अड्डे पर VIP आएंगे तो वो किस मार्ग से अंदर आएंगे। ऐसे विषयों पर कमरे में बैठकर देखना आज सड़क पर भी चलकर देखा गया। चित्रकूट में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों के पालन करने के लिए चलाए गए यातायात नवंबर माह का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने स्कूली बच्चों को जागरूक किया और यातायात नियमों का पालन करने के लाभ छात्रों को बताए।
शासन के निर्देश के क्रम में नवंबर माह में यातायात का माह का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत हमने रोस्टर वाइज अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पर जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जो विभिन्न विद्यालयों में स्कूलों में चलाए गए थे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक और इसके अलावा नेत्र कैंप का आयोजन किया गया था जो अलग अलग दिनों पे किया गया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर और जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं उनके नेत्र की जांच की गई थी और उनको विधिवत उस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जो चालानों की स्थिति है वो लगभग हमारे जिले में 3736 चालान हुए हैं कुल, और कुल जो जुर्माना राशि उसके अंतर्गत आई है वो लगभग 58 लाख के आसपास आई है। हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करके ही गाड़ियों को चलाना चाहिए और इस पे हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा उसका महत्वपूर्ण भाग भी जुड़ा हुआ है। यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जो यातायात पुलिस है उन्होंने कई सारे नियमों को भी बनाया हुआ है, जैसे कि हमें हमारा चालान करना और हमें इसे हमेशा पालन करके ही चलाना चाहिए, जिससे हमारी जान भी बची रहती है और हमें हमेशा सुरक्षित भी रहते हैं। They told us so many rules about road safety and make us aware about it. Now I will tell that what is the profit of these things. In these things will help us very much in our future. We will be safe from accidents. We can make us aware. We can aware other people about it, and also we can save many lives from this. Deliver the rules through songs, acts and speeches, and we hope that people could inspire from this and learn how to follow the rules for traffic. संगम नगरी प्रयागराज में आज से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की महामारी के चलते 2 साल बाद आयोजित हो रहे राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार देश के कोने कोने से हस्तशिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत के पारंपरिक शिल्प और व्यंजनों के 100 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। आयोजन में शास्त्रीय गायन, वादन और लोक नृत्य का भी दर्शक लुत्फ उठा सकेंगे। इस मेले में अलग अलग राज्यों के 97 हस्तशिल्पियों के स्टॉल और 21 खान पान की स्टॉलें लगाई जाएंगी। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये मेला 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ही चलेगा। प्रातः 11 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक की ये सभी लोगों के लिए ओपन है, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो संध्या 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक की चलेगा। इसमें जो प्रवेश शुल्क है वो 10 रुपये का है। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि किस तरह के सांस्कृतिक दल आ रहे हैं, सांस्कृतिक दलों को लेकर के इस बार खास करके कोशिश हमारी ये रही है कि हम ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं हमारी और जो पहले पूर्व में नहीं आई हुई हैं उन लोगों को लेकर के आया जाए, कुछ यहाँ के दर्शकों के लिए नया हो और उसके साथ साथ स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनको भी यहाँ पे मंच प्राप्त हो सके। जितनों को हम दे सकते हैं, एक साथ हम सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन जितने लोगों को भी प्रदान किया जा सकता है और जिन्होंने पूर्व में नहीं पिछले विगत 2-3 सालों में अपनी प्रस्तुतियाँ नहीं दी हैं, कोशिश ये है कि हम उन लोगों को यहाँ पे स्थान दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद के नेहरू युवा केंद्र में हो रहे खादी महोत्सव में काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम निर्माण केंद्र नई दिल्ली के तकनीकी निदेशक आलोक सक्सेना और दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम निर्माता और पटकथा लेखक सैयद नज्म इकबाल ने भाग लिया। सैयद नज्म इकबाल ने बताया कि आज के दौर में खादी फैशन का सिंबल बन चुका है। सरकार द्वारा खादी को बढ़ावा मिलने से आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुरादाबाद की धरती पे आके मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, शायरी से कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वाकई पीतल नगरी है और यहाँ एक ऐतिहासिक जगह है। इसको हम तो हिंदुस्तान का, हमारा देश अगर इतना विशाल है और मुश्तरका तहजीब का एक गहवारा माने इस शहर को, तो कम नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत दी, बहुत मज़ा आया मुरादाबाद आके, इस खादी ग्राम उद्योग मेले में आके और चंद बच्चों का जो परफॉर्म देख रहा था, फैशन शोज़, फिर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, फिर नाट्य का भी, बहुत मज़ा आया। बलरामपुर के विकास भवन परिसर में रबी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय तिलहन मेला और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए।
तो किसानों के लिए रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीज़न में रबी की फसलें बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है इन लोगों का, इसीलिए उन लोगों के लिए जागरूक किया गया है। और इस उपलक्ष्य में हम इंडियन बैंक, लीड बैंक की तरफ से यहाँ पे स्टॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग किसान यहाँ पर आकर के जागरूक करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जागरूक करने के लिए हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उनके लिए फॉर्म ओपनिंग का हो गया, उनका बीमे का हो गया और उनको अलग अलग योजनाएं जो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स हैं, नीति आयोग की जो चलाई जा रही हैं, उसके अंतर्गत हम जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिनके कार्ड में कोई समस्या है या किसी कारण में जिनका राशन कार्ड पात्र व्यक्ति है नहीं बना हुआ है, उनका राशन कार्ड भी जारी किया जा रहा है। एवं कार्ड धारकों को एवं समस्त जनता को खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मेले में अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, खेती बाड़ी के बारे में, तिलहन, मसूर, गेहूं के बारे में लगातार कौन सी बीज डालना है, कब डालना है, कौन सी वैरायटी है, कौन अच्छी है। मुझे बहुत कुछ जानकारी मिलती है। किसानी के बारे में, जो फसल उगाते हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है समय समय पर। कृषि कानून वापसी को लेकर वाराणसी के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं किसानों ने आंदोलन कर रहे किसान भाइयों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म करके अपने खेतों में वापस लौटें। प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया वो किसान के हित के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान नाराज हैं तो उनकी नाराजगी देखते हुए अगर हमारे प्रधानमंत्री ने वो बिल को वापस ले लिया तो अब तो वो आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। देखा भाई, ऐसा चीज हो कि किसान तो मतलब कि सरकार तो फायदा बदे कैले, लेकिन हो सकला किसानन के समझ में कुछ होकर उल्टा आलो या में कोई राजनीतिक बात हो, लेकिन अगर ओके सरकार जब वापिस ले ले तब ये लोगों के आंदोलन समाप्त कर देवे के चाहिए। अपने अपने घरे जाके कम से कम खेती के समय खेती बाड़ी करे के चाहिए। सरकार की जो भी एमएसपी थी वो अच्छा था, उससे 90% किसानों को लाभ मिलता, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से, धरना की वजह से सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा है। फिर भी मोदी जी का धन्यवाद है और किसान उस बात को समझ नहीं पाए। वो अच्छी थी जो लाए थे बिल, लेकिन उसका विरोध हो रहा। मैं किसानों से अपील करूंगा कि वो अपना जाएं और खेती बाड़ी करें, धरना प्रदर्शन खत्म करें, और यही में उनकी भलाई है और समाज की भी, देश की भी भलाई है। जो मोदी जी ने कानून लागू किया था किसान के संबंध में, किसानों ने ये कहा कि ये हमारे अहित में है और इसके लिए नाराजगी में उन्होंने आंदोलन किया और इनकी बात को रखते हुए मोदी जी ने उनका समर्थन किया और बिल को वापस लिया। इसलिए किसानों के हित में ये बात है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसानों को ये चाहिए कि ये आंदोलन छोड़ के अपनी खेती गृहस्थी में लग जाए। जो गेहूं की बुआई, बहुत सारी बुआइयाँ हो रही हैं। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद हापुड़ जनपद में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के समर्थन में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में आसपास के क्षेत्र से आए किसानों ने भाग लिया। वहीं किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हक में थे, लेकिन कुछ किसानों को कृषि कानूनों से परेशानी हुई और किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया गया है। कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों को नवंबर तक मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना को मार्च तक बढ़ाए जाने के बाद कन्नौज जिले की गरीब जनता ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना के कारण रोजगार छूट जाने से उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या थी। इस योजना में प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। हमको जो है सरकार की मदद मिली है। हमें चावल मिला है और गेहूँ मिला है। हमको पूरा मिला है साहब। मेरा कुदरत बढ़िया आदमी है। क्या क्या राशन मिलता है? शक्कर मिलती है और गेहूँ चावल मिलता है। सब मुफ्त में मिल रहा है? हाँ, सब मुफ्त में दे रहे हैं, पैसा ऐसा नहीं लेते हैं। हाँ, सरकार पूरी मदद करे, पूरा गवर्नमेंट से खुश ही हम सरकार। हमारे पास तो खेती तो है नहीं और जो है छलियाली चला के गुजारा करते हुए
राशन क्या स्थिति है? राशन तो बराबर मिल रहा पूरे गांव को, किससे भी पूछ लो सब पूरा बराबर बांटते हैं। क्या क्या राशन मिलता है आप लोगों को? जो गेहूँ है और चावल है और भी बीच में शक्कर आती है वो भी मिलती है। अलीगढ़ में मेहंदी पर चढ़ा चुनाव का रंग, हाथों पर नजर आए सियासी दलों के चुनाव चिन्ह, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रखी गई मेहंदी प्रतियोगिता। देखिए ये खास रिपोर्ट। छोड़ो अपने सारे काम, चलो करें पहले मतदान। वोट करना हमारा अधिकार है, इसे नहीं करना बेकार है। लोकतंत्र का पर्व, मतदान जागरूकता और ऐसे न जाने कितने ही स्लोगन इन हाथों पर आपको दिख जाएंगे। अपने आप में अनोखा ये अभियान चलाया अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने। यहाँ एक कॉलेज में लड़कियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई और विषय दिया गया मतदान जागरूकता। ये प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता के ऊपर मेहंदी कंपटीशन है, जिससे इन बच्चियों को अपने साथ साथ आसपास के लोगों को, आगे की आने वाली पीढ़ी को ये जागरूक कर सकें कि किस तरीके से अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके हम सही प्रशासन को चुनेंगे। इसके बाद तो लड़कियों ने ऐसी क्रिएटिविटी दिखा, सब दंग रह गए। किसी ने हाथ पर स्लोगन लिखे तो किसी ने ईवीएम के डिजाइन बनाए, किसी हाथ पर तो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इससे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएं, मतदान दें, क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वो अपना कर्तव्य निभाए देश के प्रति। हम सभी छात्राएं मतदान के ऊपर मेहंदी लगाकर यह जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी अपना मतदान का अधिकार ना छोड़े। आज मैंने अपनी मेहंदी में लिखा है, वोट हमारा अधिकार है, इसे नहीं करना बेकार है। इस मेहंदी का जो रंग निखर कर आएगा, वो रंग हर वक्त इस नौजवान पीढ़ी को अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा। शायद इसीलिए इस प्रतियोगिता के जरिए ऐसे वर्ग को फोकस किया गया जो 1 जनवरी 2022 तक 18 साल के हो जाएंगे। इसका एक फायदा ये भी होगा कि ये नौजवान अपने घर के बाकी सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। आज विश्व भर में HIV महामारी को समाप्त करने और जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस की पहली बार 1 दिसंबर 1998 को मनाया गया था। इस वर्ष की थीम HIV महामारी का अंत, समान पहुंच, सभी की आवाज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व एड्स दिवस पर ट्वीट के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना है कि HIV एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोग भेदभाव और सामाजिक कलंक के बिना एक सामान्य जीवन जिएं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जाए जांच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए दिए नए दिशा निर्देश। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिन की अपनी यात्रा का देना होगा विवरण। संसद की कार्यवाही आज तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण हुई बाधित। राज्यसभा में कल निलंबित हुए 12 सदस्यों के मुद्दे को लेकर कार्यवाही हुई स्थगित। और सीमा सुरक्षा बल आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। देश के दुर्गम रेगिस्तान, नदी, घाटियों और ठंडे प्रदेशों में सीमा सुरक्षा बल करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।